हेलो एवरीवन। आज मैं इंडिया के फिलोसफर जी जीडू कृष्णमूर्ति जी के फाउंडेशन पे आया हुआ था, मद्रास, चेन्नई, द मेन हेडक्वार्टर। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे दार्शनिक बने, उनके लाइफ में वो कैसे महसूस करते थे और वो कैसे पॉलिटिशियन में आए, उनका शिक्षा के लिए क्या था नज़रिया, और आध्यात्मिक रूप से भी उनका क्या नज़रिया था। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे जी, उनका फाउंडेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आपका नाम है? मेरा नाम प्रज्ञा है। अच्छा, तो आपका यहाँ पे रोल क्या है फाउंडेशन में? फाउंडेशन में मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मैं विद्यार्थी हो। कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के पढ़ने आई हूँ और उनके बारे में सीखने आई हूँ और अपने बारे में भी सीखने आई हूँ। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि मैंने अभी विकिपीडिया किया था, तो इनकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, उस पर कंट्रोवर्शियल क्यों है वो इतनी? नहीं है मैम, थोड़ी सी विवादित है, क्योंकि वो दो तीन जगह तो है, क्योंकि वो 4 मई और 5 मई, फिर 4 से 25 मई तक, उसके बाद वो फिर से 25 मई पे वो एक कुंडली के उसके हिसाब से, तो वो थोड़ी विवादित है। मतलब वो अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कितना है, लेकिन एक्चुअली उनका बताया गया है, पर वो है क्यों ऐसा? जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे कोई विवाद उनको जन्म को लेके तो नहीं है। वो उनकी जन्म तो साधारण रूप से ही हुआ है। वो एक नहीं नहीं साधारण, नहीं नहीं, जन्म के लिए नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे जो उसकी डेट है। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे उनके माँ बाप इतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि बाद में उनको एनी बेसेंट ने गोद लिया गया, तो शायद तब कुछ और मतलब अच्छा, उनको गोद लिया गया है? गोद लिया गया है किसने उनको। गोद लिया था उनको? एनी बेसेंट ने एनी उनको बेसेंट ने? ऐसे हाँ, एक माँ की रूप से ही उनको भी देखते थे कृष्ण जी। हाँ, उनको कृष्णा जी भी बोला जाता है। हाँ तो जी। उनको एक दिन चेन्नई के बीच में, यही अडियार अडियार के चेन्नई के बीच के पास CW लेक बैटर ने उनको देखा था, और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा इंसान को देखा जिनमें एक थोड़ा सा भी व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व जो सेल्फिशनेस जो बोलते हैं ना, जी जी। ऐसा कोई अद्भुत रूप देखा था उन्होंने। तो वो इमीडिएटली आके एनी बेसेंट को बताने के बाद वो उनके बारे में पहचाने और उनको गोद लिया गया। गोद लेके उनको और उनके भाई को गोद लेके भाई नित्या। नित्यानंदा, उन दोनों को पढ़ाया, पोसा, लिखा और मतलब बड़ा किया। उनको ये मानते थे कि वो बड़े होके बड़ा विश्व गुरु बनेंगे। तो वो वैसा ही हुआ? वैसा वो चाहते नहीं थे, पर हाँ हुआ। शायद शायद सर चार्ल्स चार्ल्स बिटर, लिट बिटर। CW हाँ। वो तो अपने आप को कभी गुरु नहीं मानते थे। सर तो कृष्णमूर्ति जी। हाँ, कभी जब भी वो अपना भाषण भी देते थे तो ये बोल के शुरू करते थे कि आप मुझे गुरु का स्थान मत दो और आप विद्यार्थी का स्थान मत लो। हम ऐसे बात करेंगे जैसे दो दोस्त बात कर रहे, दो दोस्त संवाद कर रहे। तो वो कभी अपने आप को गुरु नहीं माने, पर हाँ, बहुत लोगों के लिए वो गुरु बने थे। तो आप एक बात और बताइए, जैसे ये है कि मैरी लुइस और क्रिस्टियन विलियम, ये दोनों ने बायोग्राफी लिखी थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने पढ़ा बायोग्राफी? हाँ जी, मैंने पढ़ा, मैंने तो ज़्यादा नहीं आपको पढ़ा। क्या डिफरेंस लगा था? मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, मैंने तो सर को विकिपीडिया किया। तो इन दोनों ने जो लिखा हुआ है, तो उसी पे डेट ऑफ बर्थ में वो है। माफ कीजिए, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ये बात नहीं पता था कि डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गड़बड़ी होगी। मुझे पता नहीं है। जितना मैंने बायोग्राफी पढ़ा उनकी, मैंने काफी बायोग्राफी पढ़ी। कुकुल जयकर जी ने भी इनका बायोग्राफी हाँ लिखा, जी। और भी काफी लोगों ने लिखा। पर इन्होंने 3 लोगों का बायोग्राफी अप्रूव किया था। एक मेरी लुटियंस, उनकी बेटी भी है एमिली लुटियंस करके, और एक और कुकुल जयकर जी। इन तीनों की बायोग्राफी मैंने पढ़ा, पर मैंने डेट पे ध्यान नहीं दिया, डेट पे तो ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके जी। इनका स्टडी के बारे में, पढ़ाई शिक्षा के बारे में,
इनका क्या विचार थे सर के? शिक्षा के बारे में काफी विचार थे। वो काफी परेशान थे। जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी शिक्षा विधान है इंडिया में और दुनिया में भी, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको लेके वो बहुत परेशान थे कि बच्चों का परवरिश सही से नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है, पर ताकि बल्कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उनको काटा जा रहा है। तो वो सोचते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे एक ऐसी जगह पे पले बढ़े जहाँ पे उनको प्यार मिले, जहाँ पे उनको एक पौधा की तरह उनको बड़ा करे, तो अपने आप वो अपने बारे में जाने और दुनिया को भी जाने। तो उनके हिसाब से एजुकेशन जो है, तो शिक्षा जो है वो पूरा होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ मार्क्स ले आओ या फिर अपना नौकरी करो, सिर्फ इसके लिए शिक्षा नहीं होना चाहिए। वो बहुत बार बोलते थे कि शिक्षा का मतलब पढ़ाना नहीं होता, शिक्षा का मतलब ध्यान रखना होता है। जो बड़ों का ये होता है कि वो ध्यान रखे बच्चों का। वो उनके ऐसे बहुत सारे बुक्स है, वो बहुत ज्यादा बात किया है शिक्षा के ऊपर, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक गुरु मतलब टीचर को कैसे बर्ताव करना चाहिए बच्चों के साथ। के साथ, और बच्चे कैसे कौन से माहौल में बच्चे, वो एक शब्द यूज करते थे फ्लावरिंग, मतलब जैसे एक फूल फ्लावर करती है, उनको लगता था बच्चे भी ऐसे नेचुरली फ्लावर करते हैं। तो वो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात किया है, बहुत सारे किताब है उसके बारे में। और आध्यात्मिक के बारे में? वो भी बहुत ज्यादा बात किया है। उनका उनका विचार काफी नया है, मतलब वो पहले से बोलते थे कि जो सच जो है जी। वो उसका कोई रास्ता नहीं है, वो पहुंचा नहीं जा सकता। सच जो है अपने आप आता है। सच जो है उनकी पथहीन है वो। हाँ, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो है वो आपकी दुख है, और आपकी खुशी है, दुख है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह जाते हैं, तो वो उन पे हमारा नजर रहती है। तो उनका आध्यात्म हमेशा जो नहीं है उसके बारे में वो कम ही बात करते थे। जो ऑलरेडी हम रोज जिंदगी में जो जी रहे हैं, महसूस कर रहे करते हैं। हैं, जीते हैं, उनके बारे में वो बार बार हमारा ध्यान लेके आते थे और बोलते थे कि आप अपने को देखो, अपनी दिन को देखो, आपके सोच विचार को देखो। आप ऐसा क्यों हो, आप सोचो कि आप ऐसा क्यों हो, आप क्या बदलना चाहते हो, आप खुश क्यों नहीं रहना चाहते हो। तो उनका आध्यात्म ऐसा अप्रोच करता है। अच्छा, ये फिलोसफर और दार्शनिक कैसे बन गए बाद में? Sorry? दार्शनिक फिलोसफर। देखो, एटलीस्ट पर्सनली मैं उनको फिलोसोफर नहीं मानती थी, मतलब, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो फिलोसोफर भी थे, वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, वो डॉक्टर भी थे एक तरह से, और वो गुरु भी थे, और वो एक माँ की तरह भी थे, क्योंकि उनके बातों में सिर्फ प्यार दिखता था। तो वो बहुत सारे थे। तो जब आप पूछेंगे कि वो फिलोसोफर दार्शनिक कैसे बने, वो हमेशा से थे। फिलॉसफी का मतलब ही दर्शन होता है इन, जो हम दर्शन बोलते थे वो फिलॉसफी इंग्लिश में बोला जाता है। हाँ जी। तो हमेशा से थे। एक बात और बताइए, जो एक इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया में, जब वो पहुंचे, उनके यहाँ पे नेक में दर्द था, लेकिन वो नेक में तो दर्द था, लेकिन वो 3 दिवसीय जो उन्होंने हवन करवाया था, वो किस लिए था? उसकी क्या घटना है? क्योंकि वो, जैसे ये दर्द हुआ इनके शुरू नेक में, उसके बाद वो फिर से दोबारा स्टार्ट हुआ था कुछ महीने बाद, अक्टूबर नवंबर में। तो वो नहीं है। लिखा हुआ है बुक में, ऐसा पर बहुत वो कुछ लिखा हुआ है। ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने जो देखा वो लिखा हुआ है, पर कृष्णमूर्ति जी उन्होंने खुद कभी इसके बारे में बात नहीं की। जिक्र नहीं वो किया। जानना वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके बारे में ऐसा देखें कि जो वो बोलना चाह रहे उनको छोड़ के उनके एक दर्द के बारे में लोग बातें करने लगे।
तो मुझे लगता है वो कभी अपने इश्यूज को अपना विचार अपने प्रॉब्लम्स को कभी ऐसा अपने डिस्कशन में या बोला नहीं। जो लोग उनके साथ थे उनका जो देखा गया है वो लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी स्टडी के लिए वो मतलब मैं जानती हूँ आप जानना चाहते नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। मैं ये चाहता हूँ जो 3 दिवसीय हवन करवाया था, हम्म, जब इनके नेक में दर्द था उसके बाद करवाया था, वो साथ साथ में करवाया था। तो वो क्यों करवाया था? क्योंकि वो जैसे ज्यादा, सुनिए आपको नहीं, कोई बात नहीं, जैसे और ज्यादा पेन हुआ ना सर को, तो वो बंद करवा दिया गया था। उसके बाद वो फिर से लास्ट में सितंबर या अक्टूबर के महीने वो स्टार्ट करवाया गया था। उसके बारे में कह रहा था मैं। ओके। हाँ जी, कोई बात मैं नहीं। जानती हूँ आपकी क्यूरियोसिटी मतलब जो कुछ वाले मैं जानती हूँ शायद लिखा हुआ होगा उसके बारे में। पर और हवन के बारे में मैं तो पहली बार सुनती हूँ। नहीं, हवन नहीं, या कोई जैसे बहुत सारे पंडित बैठ जाते हैं, तो उन्होंने किया हुआ था। वो यहाँ नहीं, वो कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके लाइफ में उस टाइम पे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट की सोसाइटी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो काफी उनकी ध्यान रखते थे उनको, क्योंकि वो उनको विश्व गुरु मानते थे। तो उनके आजू बाजू बहुत ऑलरेडी बहुत फॉलोअर्स थे। जो लोग एक उनकी बात कहने पे बहुत कुछ करते थे, सब सब अपना दाव लगाते थे उनके बात उनकी परिरक्षण के लिए बहुत लोग थे। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि उनके तरीके अलग थे और शायद हुआ होगा पर नहीं पता। एक ये बात है, जब वो बचपन में थे तो वो बिल्कुल नर्वस से थे। जब सर ने, चार्ल्स बिटलर जी ने देखा, लीडर ने उनको देखा। लेकिन वो पहले तो ऐसे थे। जब वो यूथ में हुए, यंगस्टर हुए, तो बाद वो एग्रेसिव क्यों हो गए थे? अग्रेसिव अग्रेसिव इन द सेंस प्रशासन को लेके। वो अग्रेसिव नहीं हुए उनको अ, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। जो शासन हो रहा था उसके प्रति हुए थे वो। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है उनके नाम नाम पे क्या क्या चीजें हो रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है और बहुत सारे लोगों को ये बोला जा रहा है कि ये विश्व गुरु है, ये आपको सच तक पहुंचाएंगे। उनको लगा जो सच की कोई रास्ता नहीं है वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी किसी को। मतलब करप्शन होने लग गया था, या करप्शन से प्रॉपर्टीज। ज्यादा उनके खुद के जो एक्सपीरियंस था, उनके खुद के जो अनुभव था उसको उन्होंने उनको लगा मेरे अनुभव में मुझे सच तक सच्चाई तक कोई नहीं पहुंचा सके। मतलब मैं खुद नहीं पहुंच सका वहां पे, वो अपने आप से आती है। अगर ऐसा ये सच है तो मैं झूठ बोल के लोगों को क्यों बहकाऊं। बहकाऊं। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को डिसॉल्व भी कर दिया। ये संवाद नहीं था या फिर झगड़ा नहीं था, ये उनका अनुभव को लेके उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं झूठ के साथ नहीं दूंगा। तो इसीलिए उनका सबसे पहला इंटरव्यू भी जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार मीटिंग हुई, उनका पहला शब्द यही था कि सच का कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, जो आप देख रहे हैं मैं नहीं दे सकता। तो ये बहुत शांत तरीके से हुआ, मतलब ऐसे विवाद 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 नहीं है वो, लेकिन वो शासन के प्रति थोड़ा वो हो गए थे हाँ, कि ये कुछ उनको हो लगा रहा है। शासन जरूरत ही नहीं है, मतलब शासन सिर्फ लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को झूठे सपने दिलाया जा रहा है कि कोई ऐसा है जो आपको लिए कुछ कर सकता है, आप जो कोई ऐसा है जो आपको पहुंचा सकता है। तो लोगों को ये चाहिए था कि हाँ मेरे लिए कोई है, पर वो उनके अनुभव के हिसाब से वो वैसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने लगा मैं वो नहीं करूंगा जो मैंने खुद नहीं देखा। तो इसीलिए वो उनको डिसॉल्व कर दिया। और ये ऑर्डर क्या था ये ऑर्डर ये विश्व गुरु को लेके ही था। तो बहुत उनके कुंडली भी देखा था, सबको देख के उनको लगा ये बुद्धा का अवतार है, मैत्रेय रूप में अवतार लिया गया है जी। और ये विश्व गुरु बनेंगे, सबके गुरु बनेंगे। तो ये था ऑर्डर ऑफ द स्टार फॉर मतलब इसी के लिए कि ये गुरु बनेंगे और उनके शिष्य होंगे जो उनके बातों में सच के लिए करे वो काम करेंगे। काम करेंगे। अच्छा, तो ये इन्होंने इसीलिए वो डिस्क्लोज कर दिया। क्योंकि उनमें उनको लगा कि ये झूठ है। और इन्होंने एक किताब लिखी है
बड़ी अच्छी है। वो फर्स्ट फाइट, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अ, जब मैंने वो पहली बार पढ़ा तो मेरी जिंदगी बदल दी, मतलब स्पेशली वो किताब, क्योंकि अभी वो इसको ऑन करना माइक को। ऑन ऑन नहीं हुआ। नहीं, ये ऑन तो है लेकिन लाइट नहीं जग रही है। यहाँ होगा बटन नीचे, नहीं नीचे वाला, इसके बैक साइड, हाँ जी यहाँ पे। ऑन है। नहीं, अभी दबा के रखिए एक बार, हो गया। हाँ। अब बताइए एक बार। वो जो बुक मैंने पढ़ा, उस बुक तो मेरी जिंदगी बदल दी। उससे आपकी जिंदगी मेरी बदली? लाइफ में, हाँ, उससे आपकी जिंदगी बदली? मेरी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो, लेट्स से मैं अभी एक प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, लेट्स से मुझे जलन है किसी को लेकर, सिंपल प्रॉब्लम हम सबके साथ होता है, जलसी होती है। इंसिडेंट सबको होता है। तो मैंने पहली बार पढ़ा जब उन्होंने जलन के बारे में बात की, उन्होंने ये नहीं बोला कि जलन बुरी बात है, जलन को आप काटो, या जलन से बाहर आने के लिए आप ये करो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला जलन है, आप अपने आप को उस जलन से अलग क्यों कर रहे हो, आप जलन एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उन्हीं के साथ रहो। तो उनका नजरिया ऐसा था कि उनके वो शब्दों में जो बाहर आया, मुझे वो एक रास्ते में, मुझे वो एक जर्नी में ले गई। मतलब मैं उनकी बातों के जरिए मैं भी उस जलन को देख पा रही हूँ अपने अंदर। तो उससे क्या हुआ, एक अद्भुत चीज हुई कि पहली बार मैं अपने आप से एक मिलने की कोशिश हुई, अपने आप से, मतलब मेरे अंदर के जो फीलिंग्स है उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो उनका शब्द एक बस दरिया है, पर अल्टीमेटली, मतलब फाइनली ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने आप से मुलाकात करें। तो इसलिए वो वाला बुक, स्पेशली फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, क्योंकि उस बुक में ऐसा कोई ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है जो जिनके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। वो प्यार के बारे में भी बात करते हैं, प्यार का असली मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में वो बात करते हैं। तो और एट द एंड वो ये भी बात करते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, जो आप ढूंढते हैं फ्रीडम बाहर, वो असली में बाहर होता है क्या। तो ऐसे उनका नजरिया बहुत अलग है, मतलब आप पढ़ के देखिए, क्योंकि जो चीज हम सोचते नहीं थे पहले, वो उनपे लाइट डालते थे, वो फोर्स करते थे कि देखो और अपने अंदर देखो, किसी और का सुनो मत, अगर मैं बोल रही हूँ मेरा भी मत सुनो, अपने अंदर अपने देखो। आप के देखो। तो वो फोर्स करते थे कि मुझे काम करने के लिए, मतलब मेरी लाइफ है ना, तो अब काम करने के लिए, इसलिए वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को देखना शुरू किया। एक चलो लव स्टोरी पे बात करते हैं। सर 1970 में, 1970 में एक हेलन नाथ से मिले थे, तो वो बाद में अलग क्यों हो गए? पता है, वो ऐसा टाइम था, वो एनी बेसेंट के साथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ था, जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार डिसॉल्व किया। बहुत लोग उनके लाइफ से चले गए, बहुत नए लोग आए, और जो लोग चले गए, मतलब बहुत बातें भी हुए उनके अगेंस्ट भी, मतलब होंगे बातें, पर मैंने अभी एक बुक पढ़ी हूँ जिसमें वो कभी हेलेन को मदर भी बोलते थे। हेलन को? और हाँ, हेलेन को कभी कभी मदर सोचते थे उनको, क्योंकि उनकी ख्याल रखा, जब आप बोल रहे थे नेक पेन और वो जब दर्द में थे, उनका जी ख्याल जी। रखा गया है उन्होंने, तो उनको माँ की तरह देखते थे। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है, मतलब इन दैट सेंस आप एक पढ़ोगे अलग लगेगा, वो पढ़ोगे अलग लगेगा, पर मैंने अभी एक बुक में पढ़ा, वो माँ अच्छा, बोला वो उनको माँ बुलाते थे, या लेकिन वो उनकी एज 17 ईयर्स थी, 17 साल, फिर भी वो वो माँ ही ख्याल मानते थे। रखते थे ना, अच्छा, इसीलिए। उनको वो मदरली प्यार मिलता था। देख, टू बी ऑनेस्ट, मतलब सच बोलूं तो ये सब बुक्स मैंने भी किसी और का सुना, किसी और का पढ़ा, तो क्योंकि उन्होंने खुद कभी इसके बारे में ऐसे कोई बात नहीं की, उनको नहीं लगा ये जरूरी था। तो जो बातें करते वो करते ही है, तो पता नहीं है। तो वो जब, एक मसला और है, जैसे वो इंदिरा गांधी जी से यहाँ पे आके मिले, इंडिया जब वो आए तो वो इंदिरा गांधी जी से मिले। तो इंदिरा गांधी 1970 में, 1970 में इमरजेंसी थी, तो वो क्या मसले थे जिन पे उन्होंने बात की उनसे? अ,
जितना प्यूपल जयकर की बायोग्राफी में ये वाला इंसिडेंट मेंशन था, क्योंकि वो प्यूपल जयकर जी काफी क्लोज थे इंदिरा गांधी के, और उन्हीं के साथ मिलते थे जब इंदिरा गांधी से मिले और प्यूपल जय, इसीलिए उनके बायोग्राफी में ये वाले इंसिडेंट्स थे। ये है। कृष्णमूर्ति ने इंदिरा गांधी से मिला, और जितना मैंने पढ़ा उस बुक में ये था कि इंदिरा गांधी वो अपने बारे में पूछते थे, वो देश के पॉलिटिक्स और देश को कैसे आगे ले जाए उनके इंदिरा गांधी जी पूछते थे। उनका उनका डिस्कशन ऐसा होता था जितना मैंने बुक में पढ़ा। और इंसर्जेंसी थे उससे कृष्णमूर्ति का कोई रिलेशन नहीं था मेरे ख्याल से। इनफैक्ट वो जिस दिन कृष्णमूर्ति को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उनका मीटिंग था तब उस दिन, पर वो भी कैंसिल हो गया था जितना मुझे याद है। पर उनका कोई लेना देना नहीं था, वो मिलते थे, वो मतलब इंदिरा जी कृष्णमूर्ति से मिलते थे, बातें करते थे, जैसे बहुत लोग आते थे, दलाई लामा भी आए थे, बहुत लोग आते थे उनसे मिलने, वो काफी बड़े लोगों से मिल चुके थे, उनसे बातें होती थी। बट जो वो पब्लिक में बातें करते वही बातें उनसे भी करते शायद, अगर वो यहाँ होते, और उनके बातें अलग नहीं होते जो वो बुक्स में, क्योंकि उनके बुक्स किसी और के भाषा नहीं है, उन्होंने खुद लिखी हुई है। उन्होंने जो बोला वो एग्जैक्टली बुक्स पे लिखा है, तो मेरे ख्याल से सेम बात है वो। तो इनके एक दोस्त थे राजगोपाल दास सोल्स, तो उनकी और इनकी दोस्ती कब से है, कितना ईयर्स बाद में ये इनके अलग भी हुए हैं? ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जब जुड़े हुए थे कृष्णमूर्ति जी, तब से वो भी ख्याल रखते थे कृष्णमूर्ति का। और जब वो फाउंडेशन शुरू किया कृष्णमूर्ति के नाम पे, उनके टीचिंग्स स्प्रेड करने के लिए, उनके जो किताबें लिखे उनको स्प्रेड करने के लिए, वो जिम्मेदारी राजगोपाल गोपाल दास जी की। हाँ, जब कृष्णमूर्ति थियोसॉफी से अलग हो गए, उसके बाद और लोग उनके लाइफ में आने लगे, और कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगे, इंडिया, यूरोप, अमेरिका, वो ट्रैवल करके बातें करने लगे, और काफी और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। शायद वो जलन हो सकता है, जितना आगे मैंने ये जिक्र होता है कौन से बुक, कृष्णमूर्ति के जर्नल्स में और नोटबुक्स में, और मेरी लिटरेंस की मेरी जिम्बलिस्ट करके एक है उनकी असिस्टेंट, उन्होंने भी काफी बुक्स लिखे, उसमें भी काफी इंसिडेंट ऐसे है जो उन्होंने लिखा कि कृष्णमूर्ति दुखी थे क्योंकि राजगोपाल के साथ उनका विवाद चल रहा था थोड़ा सा। वो चाहते थे कि वो सामरस्य से रहे, पर पैसों के लेके उनके राइटिंग्स उन्होंने होल्ड किया था, उन्होंने बहुत काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स फाउंडेशन के नाम पे उन्होंने खुद रखा और अपने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, पहले जो कृष्णमूर्ति के रिकॉर्डिंग्स और जो भाषण हुए वो सब भी वो रखा गया है राजगोपाल के पास, तो इसीलिए उनको पब्लिकली वो कोर्ट जाना पड़ा वो अपने वो लेने के लिए। पर वो काफी दुखी थे इस बात को लेके कि उनको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमेशा राजगोपाल को अपना दोस्त ही मानते थे। तो ये जिक्र किया हुआ है बहुत सारे बायोग्राफी, स्पेशली ये मेरी जिम्बलिस्ट उनकी यहाँ पे किया हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको। एक इनकी बेटी है, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है थोड़ा, वो अभी शायद है या नहीं है, लेकिन जो गोपाल दास की बेटी है राधा, राधा सोल्स, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कुछ इसके बारे में। मैंने पर हाँ मैं जानती हूँ ऐसा बुक है जो कृष्णमूर्ति के थोड़े सा अगेंस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इनके विरुद्ध है वो, पता नहीं है पर शायद मैंने शायद। तो उसमें जिक्र है क्योंकि जो उनकी वाइफ थी गोपाल दास जी की, वो इनके साथ बाद में वो हुआ था, अफेयर हुआ था, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो उनकी बेटी ने ही लिखा हुआ है वो। पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो कृष्णमूर्ति के साथ के लोग जिन्होंने लिखा वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जिक्र बिल्कुल नहीं है, मतलब जितना मैंने बुक्स पढ़ा, जितना वीडियोस, डिस्कशंस बहुत सारे रिकॉर्डेड है, अगर आप सुनना भी चाहते हो सबके लिए अवेलेबल है लाइब्रेरी में, तो उसमें तो कहीं कुछ उनके नोटबुक्स भी पब्लिश है, कृष्णमूर्ति के जर्नल जो डायरी वो जी वो भी पब्लिश है, वो भी सब पढ़ सकते हैं, उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है। तो
नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बेटी ने लिखा हुआ था, राधा सोल्स ने। तो पता है। गोपाल दास जी की बेटी थी ना वो, हाँ, तो नहीं, इसीलिए। मुझे पता है कि राजगोपाल हाँ कृष्णमूर्ति जी। के विवाद चल रहा था, पर उसके आगे मुझे ये नहीं पता कि क्या और क्या चल रहा था। और इनका सबसे अच्छा कोट क्या है दुनिया के लिए? पर्सनली जो मुझे लगता है, हमें लगता है कि मैं सोच रही हूँ, आप सोच मैं, रहे हैं? वैसे हम ऐसे बोलेंगे मैं सोच रही जी। हूँ, तो हम क्या करते हैं, मैं और सोच को अलग करते हैं, अलग करके ये बोलते हैं कि मैं सोच रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। पर उनका सबसे बेहतरीन कोट ये था कि थिंकर इज द थॉट। इसका मतलब जो सोचने वाला और जो सोचा जा रहा है वो विचार। अलग नहीं है, वो अलग नहीं है। जो जो मैं हूँ, मैं ही एक सोच हूँ, मैं भी सोचा गया हूँ। तो ये उनका, मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन से बहुत बहुत बेहतरीन वाक्य, थिंकर इज द थॉट और ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ऐसे, मतलब इन्हीं को रिलेटेड ये सब है। और अभी राधा जी हैं या उनकी डेथ हो गई है? वो नहीं नहीं पता। पता। एक मिनट। लास्ट ये जैसे उनकी डेथ हुई थी, वो किस रीजन से हुई थी? कैंसर था? उनका एक्चुअली काफी प्रॉब्लम्स थे उनको, मतलब बॉडीली वाइज। तो पर वो कभी दिखाया नहीं है उन चीज को, वो हमेशा यूथफुल होते थे बातों में, पर फाइनली वो कैंसर की बीमारी से हुए। जो इनके फाउंडेशंस हैं, ये वाले फाउंडेशन, ये है तो कितने फाउंडेशन हैं जी इनके? उनका अमेरिका KFA है, इंडिया में है और इंग्लैंड में है। और ये जो इनकी संपत्ति है सारी, ये किसी के भी नाम नहीं है ना? उनके खुद के नाम भी नहीं, उनके खुद के नाम भी नहीं है। और ये इन सारा फाउंडेशन। फाउंडेशन ही है ये। और ये इनके अंडर में स्कूल भी आते हैं। स्कूल कितने हैं? स्कूल एक्चुअली इंडिया में एक विश्वविद्यालय मदनपल्ली में है, एक बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, चेन्नई, और एक और चेन्नई के पास एक एक पुणे में है, और एक बनारस राजघाट में, राजघाट ये में। इंडिया में। और इंग्लैंड में एक है ब्रॉकपुर, और अमेरिका में एक है ओहायो। 8-10 हो गए हैं। 5 और नहीं, यहाँ पे 6 हैं। इंडिया में 6। 6 ये हैं, 2 एक यूके में, एक कैलिफोर्निया में, इंडिया यूएसए में। और ये फाउंडेशन करता क्या है जी? ये बच्चों की शिक्षा, जी कृष्णमूर्ति के शब्दों में बोलते कि एक रिलीजियस एजुकेशन चाहिए। एक रिलीजियस मतलब वो होलिस्टिक जो मैंने बोला, मतलब ये सिर्फ पढ़ाई एक टुकड़ा नहीं है उनके लाइफ के, उनके पढ़ने का तरीका ऐसे होना चाहिए, वो जिंदगी को पढ़े, अपने नेचर को पढ़े, नेचर को जाने और अपने आप को जाने। ये वाली सोच बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा का तरीका बहुत अलग होता है। वो नॉर्मल एजुकेशन करिकुलम जो है ऐसे वो भी फॉलो करते हैं, एकेडमिकली भी वो एक्सेलेंट है। मतलब ऋषि वैली के बच्चों को आप जी। देखेंगे, वो एकेडमिकली भी ब्रिलियंट होते, पर एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा डर डर को, मतलब डर कम होता है, मतलब वो फियर एस्पेक्ट जो है ना, कि सिर्फ नौकरी करना है या फिर किसी को डर डर के जीना है जिंदगी से, ये वाला एस्पेक्ट भी डील करते हैं। तो उनके तरीके अलग होते हैं शिक्षक का। तो उनके एग्जाम्स नहीं होते, 8वीं कक्षा तक एग्जाम्स नहीं होते, क्योंकि एग्जाम में कंपैरिजन होती है। तो कृष्णमूर्ति बोलते थे कि कंपैरिजन अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन मतलब मैं आपके अगेंस्ट और आप मेरे अगेंस्ट, तो उसमें एक सामरस्य नहीं है। तो इसीलिए वो 8वीं कक्षा तक एग्जाम नहीं होते। उसके बाद ऑफकोर्स क्योंकि वो मेट्रिकुलेशन करना था, इसलिए 9th और 10th में एग्जाम्स होते। तो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे मिलके पढ़ते हैं, वहाँ पे एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, और एक गुरु और शिष्य दोस्त की तरह रहते हैं। वो मानना ये नहीं होता, ये नहीं मानते कि आप गुरु हो मेरे। हाँ, एक केयरिंग एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। स्कूल, उनको बोलते थे कि स्कूल एक पाठशाला डर नहीं पैदा करना चाहिए। एक पाठशाला ऐसा हो कि बच्चे को मन करे जाए, वहाँ पे उनको एक सेफ्टी मिले, मतलब एक प्यार
विकास का एक माहौल मिले, तो वो ऐसे पाठशाला बनाना चाहते थे और वो ऐसे ही लगता है इसमें। और ये जितने फाउंडेशन चलते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं? मतलब कैसे? जैसे डोनेशन आ गई या जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे तो नहीं लेते होंगे ना? स्टूडेंट्स लेते हैं, लेते हैं फीस? स्कूल चलाना होता ओके। है, फीस लेते हैं, फीस लेते हैं। मतलब ये इनके नाम नहीं है, ये ओनली इनके भी नाम नहीं है, ये बना रखा है और कोई आए तो ध्यान कर सकता है। वहाँ पे एक अगर कोई बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं, वो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जैसे वो पढ़ाना चाहते हैं, अगर घर पे वो माहौल नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे वापस बच्चे को एक पढ़ाया जा रहा है और घर पे अलग माहौल है, तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए वहाँ पे माँ बाप को भी इन्वॉल्व करते हैं, माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है, माँ बाप का सोच विचार जानना चाहेंगे। अगर उनके सोच विचार मिलते हैं उनके वर्ड से, वर्ड से तभी लेते हैं। तो उनका एडमिशन प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।